और आइए इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, मुंबई से एंटीलिया विस्फोटक मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से पूछताछ चल रही है। एनआईए की टीम मुंबई में उनके अंधेरी वाले घर पर कुछ घंटों से पूछताछ कर रही है। प्रदीप शर्मा 2019 में पुलिस की नौकरी छोड़ चुके हैं, लेकिन एंटीलिया केस में एनआईए सचिन वाजे से लिंक तलाश रही है। हिरन मनसुख की हत्या केस की जांच कर रही है। एनआईए को आरोपियों में एक के फोन का लोकेशन अंधेरी के जेबी नगर में मिला था, जो प्रदीप शर्मा के घर के पास है। और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, किस तरीके से प्रदीप शर्मा के तार इस पूरे केस से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या अपडेट, क्या जानकारी है? क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर जुटी हुई है जांच में, और कुछ ऐसे सबूत तो जरूर होंगे जिसके आधार पर ये तलाश की जा रही है। जी हाँ, आज का ये बड़ा डेवलपमेंट है। एनआईए की टीम आज सुबह 5 बजे से मुंबई के सबर्बन इलाके अंधेरी में जो प्रदीप शर्मा का घर है वहां पर मौजूद थी। बस कुछ ही क्षण पहले एनआईए के कई ऑफिशियल्स दस्तावेज जो यहां पर से बरामद किया गया है उसको लेकर यहां से निकली है। अब हमने देखा है, हमने विजुअल्स कैप्चर किए हैं अपने कैमरा में। सफेद रंग की एक बड़ी पोटली थी, उसमें लग रहा था कि कुछ फाइल्स हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो एनआईए ने बरामद किया है। प्रदीप शर्मा इस बिल्डिंग में यहां पर मौजूद है या नहीं, इस पर अभी कंफर्म कोई खबर नहीं है, क्योंकि खबर यह भी आ रही है शायद वो मुंबई में नहीं बल्कि लोनावाला में है, जहां उनको डिटेन किया जा सकता है। अब ये डेवलपमेंट महत्वपूर्ण इसलिए भी है नेहा, क्योंकि पिछले 2 मरतबा पहले एनआईए प्रदीप शर्मा का स्टेटमेंट ले चुकी है अपने साउथ मुंबई के हेडक्वार्टर्स में। पहली दफा 7 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, दूसरी दफे 9 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात तो यह भी है कि जो अब सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे हैं, प्रदीप शर्मा को उनका मेंटोर माना जाता है। यही नहीं, सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा को फॉर्मर मुंबई टॉप का परमवीर सिंह का भी काफी करीबी माना जाता है। अब जबकि एनआईए इतने वक्त से न सिर्फ एंटीलिया बॉम्ब स्केयर की जांच कर रही है, बल्कि थाने के जो बिजनेसमैन थे मनसुख हिरेन, उनकी हत्या की भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इसलिए ये अब ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्या एनआईए के पास और ज्यादा सबूत आ गए हैं? पहले से ही हमको पता है कि 2 मार्च को एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा लिया था कि प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस। पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एलजेपी में एक तरफ चाचा पशुपति पारस हैं जो पार्टी से भतीजे चिराग पासवान को बाहर करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ चिराग हैं जो अपने हक में फैसला चाहते हैं। दोनों तरफ से जोर आजमाइश है। रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। चिड़िया सिर्फ अफवाहों की नहीं है, एलजेपी में एक चिड़िया सियासत की भी उड़ रही है। चाचा भतीजे में ये जंग जारी है, दोनों तरफ से एक दूसरे के हक की चिड़िया उड़ाने की तैयारी है। चाचा के खिलाफ चिराग की चिड़िया आज जमकर चहचहाई, कहा चाचा ने करवा दी जग हंसाई, रिश्तों में चाचा ने काली पुतवाई और संबंधों की खोज दिखाई। क्या बेस्ट लीगल वे आउट होगा, क्या हम लोग को अगला कदम उठाना चाहिए, उसको लेकर हम सब की चर्चा चल रही है। सही समय पर आने पर उसकी जानकारी। चिड़िया उड़ का असली खेल तो चाचा भतीजा ही खेल रहे हैं। कोई अस्तित्व की चिड़िया बचाना चाहता है, कोई विरासत की चिड़िया उड़ाना चाहता है, कोई पार्टी पर कब्जे की चिड़िया बैठाना चाहता है। आज भतीजा बोला, खूब बोला, चिड़िया उड़। और सबसे बड़ी बात, पहले तो ये मेरा इंटरनल मैटर है, ये मेरी पार्टी का मैटर है। जब आपको अपने ही धोखा देते तो फिर आप बाहर वालों पे आप क्या उंगली उठाएं? तो पहले मुझे इंटरनली इन चीजों को समझना जरूरी है, किसका हाथ है, बाहर से कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बात की बात है। जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूं। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में, पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बता दिया है। जी हां, ये फॉर्मूला मांगा गया था बोर्ड से। सरकार ने हलफनामे में कहा था कि 10वीं और 11वीं के 30-30% वेटेज दिया जाएगा, जबकि 12वीं प्री बोर्ड के नंबर से 40% वेटेज मिलेगा। कोर्ट में एजी ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को गिना जाएगा। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया गया है। इसका फॉर्मूला अब डिसाइड हो गया है। 10वीं 11वीं के 30-30% नंबर लिए जाएंगे, जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स जिन सब्जेक्ट्स में आएंगे
उन्हीं को आधार बनाया जाएगा। 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फॉर्मूला मांगा था। दसवीं और 11वीं के 30% मार्क्स को इसमें शामिल किया जाएगा और इसी आधार पर जो रिजल्ट्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो लगातार ये सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा रहे थे कि जो मार्क्स तय किए जाएंगे, नंबर किस आधार पर मिलेंगे, तो उसको लेकर ये तस्वीर अब सरकार के हलफनामे से थोड़ी साफ होती हुई दिखाई दे रही है। 12वीं के अंकों का मूल्यांकन किस तरह से होगा, स्टूडेंट्स की परीक्षाओं में मूल्यांकन का क्या आधार होगा, उसे लेकर ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 10वीं और 11वीं के 30% नंबर्स के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाएगा। 12वीं के 40% नंबर्स को भी आधार बनाया जाएगा। 30-30-40 ये फॉर्मूला है जिस पर अब 12वीं के रिजल्ट्स आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने अब ये तस्वीर साफ की है कि रिजल्ट्स मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। अमनदीप शुक्ला इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, क्या फॉर्मूला है, इस पर तस्वीर किस तरीके से साफ हुई है? क्या स्टूडेंट्स इस बात से खुश होंगे कि अगर 10वीं और 11वीं के 30% अंकों को शामिल किया जा रहा है, अगर उनका परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं होगा तो 12वीं का रिजल्ट भी उसी आधार पर आएगा? जी हाँ नेहा, ये एक डेफिनेटली एक ऐसा विषय है जिसपे सीबीएसई ने भी काफी मंथन किया है। इसीलिए इन्होंने चुना है कि जो सबसे श्रेष्ठ 3 सब्जेक्ट्स में स्कोर किया होगा स्टूडेंट्स ने, उन्हीं को चुना जाएगा। जो कुछ 1-2 सब्जेक्ट होंगे जिनमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, उनको नहीं गिना जाएगा। ये सीबीएसई कल देर शाम तक सीबीएसई के अधिकारियों ने इस चीज पे मंथन किया है और उन्होंने अपने पिछले डेटा को काफी खंगाला, जो पिछले इनके कई सालों के डेटा को, कि कितना फर्क आता है किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे। उन्होंने उस तरह के मॉडल्स भी एक्सप्लोर किए। उसके बाद उसमें ये विषय पर आए, इस निर्णय पर आए, क्योंकि उनके लिए भी एक अब टेस्ट से कम नहीं है कि स्टूडेंट उनके लाए हुए फॉर्मूले को एक्सेप्ट करें। जी अमनदीप, एक बार फिर आप सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों के लिए इसको एक्सप्लेन कर दें कि सरकार ने क्या फॉर्मूला दिया है स्टेप बाय स्टेप। जी, अभी जो बताया जा रहा है कि 10वीं और 11वीं के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनके टॉप 3 विषयों में ये 30% उनका स्कोर जोड़ा जाएगा और 12वीं का बाकी जो इंटरनल असेसमेंट है और प्री बोर्ड्स हैं उनका 40% उनका स्कोर उसमें जोड़ा जाएगा, जिससे कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का 12वीं का नतीजे पर लाया जा सकता है। अमनदीप, एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अब ये फॉर्मूला तय कर लिया है, इसी को आधार तमाम स्कूल्स मानेंगे, इसी के आधार पर भविष्य भी अब तय होगा कई सारे स्टूडेंट्स का। लेकिन जो स्टूडेंट्स बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कब तक ये रिजल्ट आ पाएगा? क्योंकि उनके लिए तो डेडलाइन फिक्स है, एक समय पर अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद उनको एडमिशन नहीं मिल सकेगा। ये सवाल हमने सीबीएसई के तमाम अधिकारियों से कई बार पूछा है। अनुराग त्रिपाठी जो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमारे आज तक पे ही उन्होंने कहा कि अगस्त से पहले सीबीएसई चाहता है कि अगस्त के पहले ये रिजल्ट ले आया जाए। तो उम्मीद है कि अगले 1-1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक ये रिजल्ट जरूर 12वीं का सीबीएसई ला पाएगी। और अमनदीप, एक और चीज यहाँ पर जुड़ जाती है, क्योंकि सीबीएसई के लिए तो अब फॉर्मूला तय हो गया और सुप्रीम कोर्ट में इसका संज्ञान भी ले लिया गया है, लेकिन बाकी तमाम बोर्ड्स का क्या? आईसीएसई बोर्ड का क्या, यूपी बोर्ड का क्या, जो तमाम दूसरे राज्य हैं वहां पर भी तो इस वक्त कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला आएगा अब उनके रिजल्ट का आधार बनने। नेहा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और ये जो भी फॉर्मूला है ये तभी बाहर आ पाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देता है। तो एक दूसरे बोर्ड्स करके, खास करके आईसीएसई जिसने अपने एग्जाम भी तब कैंसिल किए जब सीबीएसई ने अपने एग्जाम कैंसिल किए, तो उन सबके लिए एक मापदंड है, वो इसी फॉर्मूले का थोड़ा बहुत वेरिएशन करके इसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और उनके लिए ये चीज इसलिए भी काफी वो मान सकते हैं इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको ऑलरेडी देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जो फॉर्मूला बना है वो बाकी बोर्ड भी उसको अख्तियार कर सकते हैं।
बिल्कुल अमनदीप, और जिस बात की जानकारी अभी अमनदीप हमें सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि बड़ी संख्या में देश भर में स्टूडेंट्स हैं जो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे और इस असमंजस से बाहर आना चाहते थे कि आखिर अब उनके रिजल्ट्स कैसे तय होंगे। परीक्षाएं तो रद्द हुई, लेकिन उसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि मूल्यांकन का क्या आधार होगा, कैसे नंबर्स जो है वो गिने जाएंगे, और जो ये रिजल्ट आएगा उसकी समय सीमा क्या होगी, ताकि 12th के बाद का जो वक्त होता है एडमिशन्स को लेकर, आगे की पढ़ाई को लेकर, उस पर बच्चों को एक क्लैरिटी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट से ये अहम खबर अभी स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। सरकार ने ये फॉर्मूला बता दिया है कि कैसे जो है मूल्यांकन वो किया जाएगा, लेकिन अब यहां से देखना होगा कि जो देश के बाकी राज्य हैं वहां पर स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या निर्णय लिया जाता है। सीबीएसई के लिए एक तस्वीर साफ होती दिख रही है, लेकिन अगर आपको याद हो, जब पिछली बार प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग चेयर की थी जिसमें सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हुई थी, फैसला लिया गया था, उसके बाद धीरे धीरे बाकी राज्यों ने भी लगभग उसी फैसले पर आगे बढ़ना तय किया था। अब हालांकि कोविड संक्रमण को अगर देखा जाए तो दूसरी लहर अब रफ्तार उसकी कम होती हुई दिख रही है, तो ऐसी मांग भी उठ रही है कि परीक्षाओं को कराने पर क्या विचार किया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जब ये खबर सामने आ रही है तो आप ये मान लीजिए कि 12वीं के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है, अब ये लगभग इसी तरह से आगे बढ़ेगा। अमनदीप, जब आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी, जब ये इस पर निर्देश आ रहे थे, तो इस दौरान जो अलग अलग चिट्ठियां लिखी गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी जगदीश गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को कराने पर विचार किया जाए। क्या ऐसा कोई पॉइंट आया उस दौरान? जी हाँ, एक काफी वर्ग, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट अनीशा माथुर हैं वहां पर, लेकिन जो चीज जानकारी हम तक पहुंची है कि काफी लोग चाहते हैं कि परीक्षाएं कराई जाएं, और इस चीज को किसी ने बाहर रद्द, सीबीएसई भी इस चीज को मानता है कि जिन बच्चों को परीक्षा देना जो चाहते हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए। परंतु अभी कोरोना की वजह से जो हालात हैं, इमीडिएटली परीक्षाएं कराना तो संभव नहीं है, तो ये बाद में जरूर उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि बाकी सारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, विदेशी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एडमिशन कराना है, तो एक फॉर्मूला लाना जरूरी था। तो फिलहाल वो अब सीबीएसई का फोकस होगा कि वो रिजल्ट जल्द से जल्द ला पाए। यानी कि अमनदीप, हम ये माने कि इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है पूर्ण तौर पर कि आने वाले वक्त में, चाहे वो जुलाई हो या फिर अगस्त महीने में, फिजिकली परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा सकती है। नहीं, इस प्रकार हम नहीं कह सकते। ये उन्हीं छात्रों के लिए होगी जो छात्र चाहते हैं। अभी जुलाई का तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी संभव हो पाएगा। लेकिन मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त आशुतोष मिश्रा भी आ गए हैं, उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स भी इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, देखिए, बड़ा फैसला आया है, बहुत इंतजार था बच्चों को, मूल्यांकन कैसे होगा? अब इस फैसले के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है स्टूडेंट्स के बीच? सबसे बड़ा असली मामला इसीलिए था क्योंकि बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जो क्राइटेरिया है वो लिया जाएगा। तो अब ये जो बच्चे क्लास में ठीक है आशुतोष, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है, अभी आपसे फिर हम संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच हम ये भी दिखा रहे हैं कि सीबीएसई के लिए क्या फॉर्मूला तय हुआ है 12th के स्टूडेंट्स के मूल्यांकन का। 10वीं और 11वीं के 30% मार्क्स को शामिल किया जाएगा और 12वीं प्री बोर्ड के 40%, और इस आधार पर ये नतीजे तय होंगे। हालांकि जो सब्जेक्ट्स नेहा काउंट किए जाएंगे उसमें बेस्ट 3 को शामिल किया जा रहा है। उसमें वो सब्जेक्ट्स छोड़ दिए जाएंगे जिसमें कम नंबर आए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो किसी तरह का, ओवरऑल परसेंटेज उनका ठीक रहे। यही वजह है कि ये तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अब इस फॉर्मूले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है कि 12वीं के जो नंबर आएंगे वो 30-30-40 का फॉर्मूला होगा, यानी कि 30% 10वीं के मार्क्स, 30% 11वीं के मार्क्स और 40% 12वीं के बोर्ड के मार्क्स, इन्हें सम्मिलित किया जाएगा ओवरऑल जो आपका परसेंटेज काउंट होगा उसमें। यानी कि अब एक तरीके से सीबीएसई के लिए कम से कम तस्वीर साफ हो चुकी है। बाकी बोर्ड्स भी हो सकता है इसी तरह के फॉर्मूले के साथ सामने आए, लेकिन अभी फिलहाल सीबीएसई के छात्रों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि 12वीं के सीबीएसई के छात्रों के अंकों को कैसे काउंट किया जाएगा।
हमारे पास बात आ रही है वो सीधे जान के ऊपर आ रही है और मुझे नहीं लगता कि हमारी जान से ऊपर कुछ भी है। 12th का जो भी क्राइटेरिया आता है इवैल्यूएशन का, सीबीएसई मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल एक फेयर क्राइटेरिया निकालेगी जिसमें ज्यादा बच्चों का नुकसान नहीं होगा, ज्यादा बच्चे पॉजिटिव साइड ऑफ लाइन पे रहेंगे। तो हमें सबको ये क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसी में हम फायदेमंद हैं। तो ये आपने सीधे सीधे बच्चों की राय सुनी नेहा कि अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक तो परीक्षाओं से दूर रखा गया लेकिन इवैल्यूएशन सही हो, क्योंकि इसके आगे बच्चों को कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां करनी है, इसलिए एक अच्छा आधार बने। पर क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स, संतुष्ट हैं इससे? ठीक है, लौटेंगे आशुतोष के पास। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अब रिजल्ट का आधार क्या होगा सीबीएसई के छात्रों के लिए, ये दरअसल एक तरीके से इसका मूल्यांकन का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 10वीं 11वीं के 30% और 12वीं के 40% प्री बोर्ड के अंकों को शामिल किया जाएगा। लेकिन देश भर के छात्रों में इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कई छात्रों की तरफ से कहा गया कि उनके अंक 10वीं और 11वीं में उतने अच्छे नहीं है, इसलिए आधार इन्हें ना बनाया जाए। 12वीं उन्होंने कड़ी मेहनत करी है, इसलिए सिर्फ 12वीं में फिजिकली उन्हें परीक्षाएं कंडक्ट कराने दी जाएं। लेकिन कई छात्रों का ये मानना है कि जान है तो जहान है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब फिजिकली परीक्षाएं कंडक्ट कराना संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे में किसी फॉर्मूले के साथ सामने आना होगा। जी, आशुतोष हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। आशुतोष, हम पहले ठीक से सुन नहीं पाए थे स्टूडेंट्स की बात। जो फॉर्मूला तय हुआ है 30+30+40 और बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, बच्चे संतुष्ट हैं इससे? क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? मीनाक्षी, इस स्कूल में बच्चे शिक्षक दोनों हैं, तो शिक्षक से शुरुआत करते हैं क्योंकि इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं उनसे शुरुआत होगी। सबसे पहले से पहले बच्चों पे जाऊं, 30-30-40 का ये फॉर्मूला। 10वीं की परीक्षा का टेम्परामेंट अलग होता है, विषय अलग होते हैं, 11वीं 12वीं विषय अलग होते हैं। क्या ये आधार बच्चों को फायदा दे पाएगा? देखिए, ऐसा है, अब सीबीएसई को किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे आना था तो उन्होंने ये डिसाइड किया है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी सोच समझकर इस निर्णय पे वो पहुंचे होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें। बाकी उम्मीद यही है कि ये क्राइटेरिया सक्सेसफुल होना चाहिए। बट हालांकि फिर भी मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा क्राइटेरिया पे अगर 30% और 30% 10th और 11th का थोड़ा रिड्यूस कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 11वीं के जो मार्क्स हैं उसको भी 30% का आधार बनाना और 10वीं की परीक्षा का आधार आपके भविष्य के लिए 12वीं के नतीजे के वैल्यूएशन के लिए कितना सही रही? सर, पहली बात तो हमें सीबीएसई पे पूरा भरोसा है, जो वो कह रहे कि हमारे लिए अच्छा ही होगा। और उनको एक नतीजे पे आना था, ये नतीजा है तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, तो हमें 12वीं का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। हमें सीबीएसई पर पूरा भरोसा है। ये जो समय था वो बहुत प्रतिकूल था। आप देखें दुनिया भर में जिस तरह की महामारी थी, लेकिन भविष्य भी इंपॉर्टेंट था। अब आगे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, इस इवैल्यूएशन का आधार आपके लिए कितना कारगर होगा? सर, जो ये वैल्यूएशन का जो मेथड होगा 30-30-40 का, इसमें जो 30% 11th का है, बस वो आधार थोड़ा कम होना चाहिए उसका, क्योंकि 11th का जो है बच्चे जो है समझने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं। प्लस अब जो है हमारा आगे जाके हमने किसी ने सोचा नहीं था कि 12वीं में ऐसा हमारे साथ होगा। ये सब कुछ हमारे लिए नया था, तो 12वीं के हिसाब से ही हमारा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। कुछ और छात्र हम जाएंगे, माइक आप उनको दें और ये बताएं कि 11वीं में छात्र क्या उतनी ही मेहनत करते हैं जो वो 12वीं की परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, और 30% का फॉर्मूला क्या कारगर होगा? नहीं सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें सब लोग कॉम्पिटिटिव नहीं सोचते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में शुरू से जुटकर डीयू या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं इंपॉर्टेंट होती है, ना कि 11वीं। तो 11वीं में बच्चे अपने सब्जेक्ट से घुलते मिलते हैं और सिर्फ विषय को समझने में अपनी पूरी रुचि लगा देते हैं, और 12वीं में वो नंबरों के लिए अपनी मेहनत करते हैं। 10वीं की परीक्षाओं के जो विषय होते हैं, क्या वो 12वीं में भी उतने ही कारगर हो पाते हैं? यानी आपने वहां जो गणित पढ़ा है, जो विज्ञान पढ़ा है, जो फिजिक्स पढ़ा है, क्या वो 12वीं के लिए उतना ही कारगर है? वो उतना कारगर नहीं है, क्योंकि दोनों में आपस में कोई भी मैच नहीं है। 11वीं 12वीं के जो विषय हैं और 10वीं के जो विषय हैं वो आपस में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, सिर्फ अगर हम अंग्रेजी को छोड़ दें। लेकिन अगर चुनौती जीवन बचाने की हो जाएगी, क्योंकि परीक्षाओं में बच्चों को सीधे नहीं डाला जा सकता, अब ऐसे में रास्ता क्या बचता? अगर एक ऐसा मौका मिले कि ये परीक्षाएं होती हैं, आपको अपने ग्रेड सुधारने हैं, तो आगे किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जा सके ताकि आप अपने नंबर सुधार सकें? जी बिल्कुल, पहले तो मैं कहना चाहूँगा मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी है। अगर आगे फ्यूचर में परिस्थितियाँ सही हों और अगर सरकार और हमारे सारे परीक्षा लेना चाहें तो बिल्कुल हम बिल्कुल उसके लिए तैयार रहेंगे और बिल्कुल अपनी जी जान लगा देंगे उनको।
अपने आप को साबित करेंगे और बिल्कुल अच्छे से उनके लिए तैयारी करेंगे। ऐसा भी होता है कि 10वीं में बच्चे जो मेहनत करते हैं वो नंबर कई बार कम हो, लेकिन 11वीं 12वीं में वो ज्यादा ध्यान देते हैं। 10वीं का 30% का फॉर्मूला आपके लिए कितना फायदेमंद होगा ऐसे में? जो बच्चे 11वीं 12वीं में मोटिव रखते हैं मेहनत करने का, वो 10वीं से करके आते हैं, क्योंकि 10वीं कहीं ना कहीं उनको एक बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10वीं का इवैल्यूएशन 30% बहुत कई हद तक फेयर है। बट जहां तक मैं बात करूं 11वीं में आके हमें चीजों को समझने में काफी देर लग जाती है, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने विषयों को, तो हम 11वीं को इतना सीरियसली नहीं ले पाते जितना हम मेहनत 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए करते। एक रात पहले हम जितनी जी जान लगाते हैं, हम वो किसी रात में इतनी मेहनत नहीं कर पाते। 12वीं की परीक्षा अपने आप में अलग हो जाती है, लेकिन इवैल्यूएशन के लिए एक रास्ता तो निकालना था। अब मान लीजिए 11वीं में आपने अगर कम नंबर है, 12वीं में आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो 40% वेटेज 12वीं के लिए दी गई है। उसमें आपके प्री बोर्ड भी हो जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। पर 11th में हम इतना मतलब नहीं करते, क्योंकि हमें 11th में पता ही नहीं था कि ऐसा कोई पैंडेमिक होने वाला है, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, तो हमारा एवरेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और एंट्रेंस के लिए कुछ क्राइटेरियाज भी कई एग्जाम्स मांगते हैं कि इतने मार्क्स तक हो पाता है, तो हमारा एवरेज कम हो जाएगा तो हम बहुत सारे वो नहीं दे सकते। दरअसल मीनाक्षी, अगर आप इन बच्चों की बात समझें तो इनमें चिंता दरअसल इस बात की है कि 10वीं में आपने जो विषय पढ़े हैं उसका टेम्परामेंट अलग है। 11वीं में बहुत सारे बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते जितना वो आधे सेमेस्टर के बाद ध्यान देने लगते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 12वीं के बोर्ड के लिए। तो उनकी चिंता यह है कि अगर 60% का इवैल्यूएशन अगर 2 कक्षाओं का होगा और सिर्फ 40% 12वीं को दिया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जितने नंबर वो या जिस तरह का ग्रेड वो उम्मीद कर रहे हैं 12वीं में, उससे कम ना आ जाए और फिर उसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं पर ना पड़े। और जाहिर है ये चिंता वाजिब है। देखना होगा कि सरकार और सीबीएसई की ओर से क्या इन चिंताओं को दुरुस्त करने के लिए भी कोई कदम उठाए जाएंगे। जी आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। और आशुतोष, जरूर आप इन सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट करिएगा, जितने क्लैरिटी के साथ इन्होंने अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को साझा किया है, वाकई बहुत इंप्रेसिव है। और ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ ये इन स्टूडेंट्स के मन में नहीं होंगे, बल्कि देश में और भी बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, लगभग ऐसी ही चिंताएं उनके मन में रही हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स इस वक्त उन बच्चों का प्रतिनिधित्व जरूर कर रहे हैं। लौटूंगी मैं आशुतोष आपके पास। संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। संजय, एक फॉर्मूला तो सुझाया गया है, उस फॉर्मूले को लेकर कुछ लोगों ने वेलकम भी किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ ने चिंताएं भी जाहिर की हैं, लेकिन अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, आगे की तस्वीर क्या होगी? कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, अभी कोर्ट छात्रों की तरफ से जो चिंताएं छात्रों की है वही चिंताएं कोर्ट की भी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई ऐसी समिति है जो परीक्षा के बाद अगर ग्रीवेंसेस हो स्टूडेंट्स को, उसके निवारण के लिए कोई समिति। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसी समिति बनाने पर भी विचार हो रहा है। और ऐसे में कोर्ट ने यह कहा कि परिणाम किसी भी सूरत में एक टाइम लाइन होनी चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें परिणाम आए। और सरकार ने कहा कि 31 जुलाई तक वो परिणाम घोषित कर देंगी। इस पर यह सहमति बनी है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं इसके तमाम तीनों साल के एग्जाम में 30%, 40% इस तरह से वर्गीकृत किया गया है और उसके एवरेज के आधार पर छात्रों के रिजल्ट होंगे। और यह भी कहा गया है कि जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे उसको काउंट किया जाएगा। यानी एक ऐसा फॉर्मूला बनाने पर विचार कर रहा है जिसमें छात्रों को ऐसा नहीं लगे कि वो एग्जाम देते तो ज्यादा बढ़िया था। और सरकार भी ऐसा, सीबीएसई भी ऐसा फॉर्मूला लेकर आई है जिससे कोर्ट ने कई सारे ऐसे सवाल पूछे हैं जो छात्रों के चिंताओं का, उनके आशंकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन सवालों के जवाब सरकार से जानने चाहे हैं, जिस पर जो सीबीएसई ने हलफनामा दाखिल किया था उस हलफनामे पर पूरी चर्चा चल रही है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि एक जिसमें छात्रों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी और इस तरह का एक फार्मूला कोर्ट में एक तय कर लिया जाएगा जिससे कि परीक्षाएं भी हो जाएं, छात्रों की योग्यता की जांच भी हो जाए, परख हो जाए और साथ ही उन्हें कोविड के संकट से जूझना भी ना पड़े। लौटूंगे आपके पास संजय। आशुतोष का रुख करेंगे क्योंकि वो स्टूडेंट्स के बीच में मौजूद हैं। आशुतोष, जितनी भी बात आपने दरअसल अभी तक छात्रों से की, उनका ये कहना था कि कई बार 11 के जो सब्जेक्ट होते हैं 11वीं के, उनसे फेमिलराइज होने में, उनकी परीक्षाएं देने में वो उतने सीरियस नहीं होते जितनी 10वीं और 12वीं को लेकर होते हैं। ऐसे में उन्हें क्या ये लगता है कि इक्वल वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10th के मुकाबले? ये फॉर्मूला कुछ अलग हो सकता था जिसमें सबसे कम वेटेज 11वीं के नंबर्स को दिया जाता? बिल्कुल सही बात आपने उठाई है। देखिए, हम जब पढ़ते हैं अपने छात्र में तो हमेशा फोकस ये होता है कि बोर्ड परीक्षाओं में हम कितना बेहतर करें, इसलिए 9वीं में बच्चे कम हो जाते हैं। 11वीं में आप देखें उनका पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड की तैयारी में होता है। तो क्या अगर सीबीएसई ऐसा कोई पैटर्न लेकर के आए कि 11वीं और 10वीं का जो वेटेज है
उसको औसतन कम करके 12वीं के जो नंबर हैं प्री बोर्ड या दूसरे असेसमेंट पर बढ़ाया जाए, वो ज्यादा कारगर होंगे? हाँ जी हाँ, मेरे अनुसार 10वीं और 11वीं की वेटेज को कम करके वो अगर अमेंडमेंट करके 12वीं की वेटेज को अगर बढ़ाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि एवरेज उसकी ज़्यादा हो जाएगी और इवेंचुअली लास्ट में जो परसेंटेज बन के आएगी वो ज़्यादा बनेगी, और क्योंकि 11th में बच्चे जनरली कम ही स्कोर करते हैं। 10वीं में भी बच्चे मेहनत तो करते हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए, और ऐसा नहीं है कि 11वीं में पढ़ाई पूरी तरह छोड़ देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कितनी कटौती करके कहां एडजस्ट किया जाना चाहिए जिससे आपको लगता है कि आपका इवैल्यूएशन सही दिशा में हो? ऐसे परसेंटेज बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, पर हाँ 11वीं को कम से कम प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम 10वीं में भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, अपना हम बेस्ट देते हैं, हम 12वीं में भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके अपना बेस्ट देते हैं, पर 11वीं में हम इतना फोकस नहीं करते। तो 11वीं को सबसे कम परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंग देनी चाहिए। 30% ज्यादा नुकसानदायक है। तो नेहा हमारे साथ ज्योति अरोड़ा जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो भी जुड़ रही है। बच्चों का जो राय है वो एकदम साफ है। सवाल कीजिएगा आशुतोष कि 11वीं के सभी 5 सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाएगा, 10वीं के बेस्ट ऑफ 3 लिए जाएंगे और 12वीं के प्री बोर्ड्स, क्योंकि प्री बोर्ड्स भी उस समय में कंडक्ट किए गए जबकि पैंडेमिक चल रहा था। ये कहां तक सही मानती हैं ज्योति जी? पूछिए जी। ये वही सवाल आखिर जो सीबीएसई का फॉर्मूला है कि 10वीं के सबसे बेहतरीन 3 सब्जेक्ट जुड़े जा रहे हैं, 11वीं के 5 सब्जेक्ट जुड़े जा रहे हैं, और प्री बोर्ड इसी कोविड के टाइम, ये जो सवाल है कि प्री बोर्ड तो हुए थे तब कोविड था, इस आधार पर जो असेसमेंट होगा वो बच्चों के लिए कितना तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होगा? देखिए, ये सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, पैंडेमिक है और ऐसी स्थिति शायद पहले कभी किसी ने फेस नहीं की है, और इस डिसीजन पर पहुंचना बहुत चैलेंजिंग था इवन फॉर सीबीएसई एज वेल। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग ये जो 13 मेंबर्स की हाई लेवल कमेटी हुई है, आई एम वेरी श्योर दैट लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एंड थॉट्स माइट हैड गॉन इनटू, एंड डिसीजन बहुत बैलेंस्ड है, क्योंकि मैं इस चीज को नहीं मानती कि असेसमेंट इज ऑल अबाउट राइटिंग 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन। असेसमेंट इज ऑल्सो अबाउट चेकिंग योर लर्निंग्स, यू नो। आप इंटरनल जो आधार है उसको और आप बेहतर कर सकती है। बच्चे आपके यहाँ 10वीं में पढ़े, 11वीं पढ़े, 12वीं में कर गए, लेकिन इन बच्चों के सामने दरअसल सवाल ये है कि 11वीं के 5 विषय उठा लिए जाएं, 10वीं के 3 सबसे अच्छे विषय उठा लिए जाएं और उनके आधार पर इवैल्यूएशन होगा, तो क्या ये आपके लिए जस्टिस होगा, न्यायपूर्ण होगा अगर विषयों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है? सर, अगर विषयों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है तो ये बिल्कुल हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हर बच्चा हर विषय में अच्छा नहीं कर सकता। उसके सबसे अच्छे विषय उठाया जाए तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट अच्छा बनेगा, और अंत में बच्चा यही चाहता है कि उसका रिजल्ट उसके हिसाब से सबसे अच्छा बन के। 11वीं 12वीं में देखिए कुछ बच्चे हैं, आप में से कॉमर्स के कितने हैं, जरा हाथ उठाएं। देखिए यहाँ पर नेहा हमारे साथ 3 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे ये कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, बाकी सारे विज्ञान पढ़ रहे हैं। अब 10वीं में क्या वही टेम्परामेंट विषयों का होता है जो आपको 11वीं 12वीं के कॉमर्स में मिलता है? जो कॉमर्स के बच्चों के पास आते हैं, क्या आपको वही टेम्परामेंट मिलता है आगे? जी। 11वीं और 12वीं के जो विषय हैं वो बहुत ही अलग हैं जो हम 10वीं में पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में थोड़ी सी समानता कह सकते हैं, अदरवाइज सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो नए होते हैं, उनके अंदर के जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यानी विज्ञान के जो छात्र हैं उन्हें तो फायदा एक तरह से मिल सकता है, कॉमर्स के जो छात्र हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। हमने सब्जेक्ट्स को पहचाना हुआ होता है, पर ऐसा नहीं है कि हमें उसकी पूरी नॉलेज होती है। साइंस जो हम 11th में आके पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, उसमें हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, बहुत अंदर बेसिक्स नहीं होते, उसको समझने में काफी वक्त लगता है, कैसे उनको रिलेट करना है, कैसे चीजों को जोड़ते हैं। 10th में बहुत ज्यादा बेसिक होता है, तो 11th में समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत। कॉमर्स के छात्रों को किस तरह की दिक्कत होती है? सर, कॉमर्स के छात्रों को जो दिक्कत बेसिकली 10th और 11th 12th में जो डिफरेंस है वो सब्जेक्ट्स का पूरा ही पलट जाता है। अगर आप विद मैथ्स हो तो फिर भी आपके पास इंग्लिश और मैथ्स होता है, लेकिन अगर आप विदाउट मैथ्स स्टूडेंट तो आपके पास सिर्फ इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट है जो कॉमन है। तो आप इसके आधार पे नहीं इतना अच्छे से मेजर कर सकते हो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। जिस छात्र को परीक्षा देनी है, जिसे आगे एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, अगले वहां विद्यालयों में एडमिशन लेना है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, वो अपने विचारों को लेकर के एकदम साफ हैं कि अगर इवैल्यूएशन का आधार ये होगा तो क्या उन्हें वही जो उम्मीदें थी उम्मीदों के मुताबिक ग्रेड मिलेंगे और उसी ग्रेड के आधार पर क्या आगे दाखिला होगा। दरअसल ये चिंताएं अब उस भविष्य को लेकर के है। नेहा,
बिल्कुल, और फाइन ट्यूनिंग और फाइन प्रिंट की भी जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे छात्रों का भविष्य दरअसल आशुतोष तय होगा। 12वीं के जो मार्क्स होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण आगे के करियर के चुनाव के लिए, और ऐसे में 30-30-40 का ये जो फॉर्मूला कोर्ट की तरफ से सुझाया गया है, क्या वाकई छात्रों के लिए बेहतर साबित होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही ये इस वक्त आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही हलफनामा है जो आज कोर्ट में दिया गया है। फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन अभी कोर्ट में चर्चा जारी है, जिस बात की जानकारी संजय भी हमें दे रहे थे। इस बीच स्टूडेंट्स से भी हमने आपको लाइव बातचीत दिखाई। आशुतोष उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो मालूम चल रहा है कि उनके मन में कई चिंताएं भी हैं एग्जाम्स को लेकर, इस कैलकुलेशन को लेकर। सबसे मुख्य रूप से जो चिंता दिखाई दे रही है वो 11th के मार्क्स को लेकर है। स्टूडेंट्स की तरफ से इस तरह का फीडबैक दिख रहा है कि 11th का वेटेज 30% से भी थोड़ा और कम होना चाहिए था, क्योंकि उसकी जो तैयारी होती है वो बाकी के बोर्ड एग्जाम यानी 10th और 12th से तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो ये एक चिंता जरूर स्टूडेंट्स के मन में दिखाई दी, लेकिन अब कोई ना कोई फॉर्मूला तो आना था और वक्त कम था, तो इस लिहाज से अभी एक सुनवाई और चर्चा कोर्ट में जारी है, लेकिन इंतजार रहेगा कि इस पर और क्लैरिटी एक ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप से कैसे सामने आती है। आशुतोष, जब आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, वो लगातार 11th के वेटेज को कम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिन एक्सपर्ट्स ने चर्चा के साथ ये पूरा प्लान तैयार किया है, उन्होंने भी कुछ सोच समझकर इसको तैयार किया होगा। उस लिहाज से बदलाव की कितनी संभावना हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं मीनाक्षी। मैं 12वीं तक की जो मेरी पढ़ाई थी वो विज्ञान स्ट्रीम से थी। अब ये पता था कि 12वीं में आपको जो है बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो 11वीं में अक्टूबर नवंबर के बाद सेमेस्टर देने के बाद पूरा फोकस दरअसल बोर्ड परीक्षाओं के लिए हो जाता था, क्योंकि 12वीं की पढ़ाई तैयारी दरअसल दिवाली के बाद से शुरू कर दी जाती थी। और ये अमूमन सबके साथ होता है कि जब आप उस तैयारी में करते हैं तो 11वीं की जो आखिरी नतीजे हैं आप उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कोई बच्चा 50-60% भी ले आता है, लेकिन 12वीं में आप देखिए कोई 90% ले आता है। लेकिन क्या कोई रास्ता इसमें निकल सकता है? आपको लगता है कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हों या 11वीं में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, उस वेटेज को अगर 12वीं के 40% मार्क्स देखे जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आगे होंगे उसमें वो अच्छा कर जाएं? जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी वो ऐसा बिल्कुल है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां तक मेरे को पता है हर स्ट्रीम में 11th और 12th दोनों ही आती है, और जिन्होंने पढ़ा होगा वो 11th 12th। बट हमारे साथ ये भी होता है कि 12th के एंड में हमें इतना टाइम मिलता है कि हम 11th दोबारा अच्छी से पढ़ सकते हैं। उस समय हम 11th एक बार पढ़ते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतनी अच्छी से हमें समझ में नहीं आता। पर जब हम 12th कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि एक्चुअली में कितना बेसिस है उसका, तो हम 11th और अच्छे से समझ पाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिल्कुल अच्छी से दे पाते हैं हम। मीनाक्षी, आप सभी बच्चों की तारीफ कर रहे हैं कि आप सवाल और अपने विचारों जुड़ा को हुआ लेकर है 12th के एग्जाम्स को, जो प्री बोर्ड जिसका कैलकुलेशन 40% बताया गया है, लेकिन प्री बोर्ड तो कई स्कूल्स में ऑप्शनल होता है। ऐसे में क्या फाइन प्रिंट तैयार किया जाएगा, उनके लिए क्या विकल्प होगा? क्योंकि उन लोगों ने तो, उन छात्रों ने प्री बोर्ड दिया ही नहीं है, उनके पास वो विकल्प था देने या नहीं देने का। तो इस सवाल की शुरुआत सबसे पहले प्रिंसिपल से करते हैं। ज्योति अरोड़ा जी, एक सवाल ये भी आया है कि कई सारे जो स्कूल हैं वहां पर तो प्री बोर्ड की भी तैयारियां नहीं होती हैं। पूरा साल पैंडेमिक में चला गया। पिछले साल जो बच्चे 11वीं से एवेल्युएट होकर 12वीं में आए तो प्री बोर्ड की तैयारियां नहीं मिली, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस मिले, फिजिकल प्रैक्टिकल के वो चांसेस नहीं मिले। इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है जो तर्कपूर्ण हो? देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, पैंडेमिक की सिचुएशन है और हमारी बहुत डाइवर्सिटी को हम डील करते हैं। CBSE इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट बोर्ड ऑफ द कंट्री, केटरिंग टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस। तो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन सबसे वेलकम मूव ये है कि CBSE ने सभी बच्चों को ऑप्शन दिया है। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड with their calculations based on this formula, they can always write their examination whenever the situation improves. जब स्थिति बेहतर हो तब आप परीक्षा लिख सकते हैं। क्या ये न्यायपूर्ण लगता है आपको कि परिस्थिति बेहतर हो तब आप परीक्षाएं दें और वो नंबर फिर आगे आपके किसी काम आएंगे? नंबर तो काम तो आएंगे, परंतु वो समय कब हम देंगे वो सवाल सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि हम कब जाके एग्जाम देंगे, कब इस असेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट आएगा, कब है स्थिति सही होगी, वो हम कभी नहीं बता सकते कब स्थिति सही होगी। स्कूलों में प्री बोर्ड नहीं हुए, लेकिन देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां तो मोबाइल, इंटरनेट या ऐसी सुविधाएं भी नहीं पहुंची कि बच्चे रोज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें या वो पढ़ सकें या उन्हें वो तैयारियों का मौका मिला। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया।